आज हम फिर से हाजिर है एक नए भाग के साथ। उम्मीद है आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 21। अब आगे। जिसे देख नितिन ने गुस्से ऐस कहा, बिना नॉक किए कौन आता है और इस तरह से हॉर्न क्यों रहे हो जैसे नीचे जंगली ने जानवर पढ़ लिया हो। शुभम जो कि अपने घुटनों पर हॉर्न रख के हॉर्न रहा था, उसने सिर ऊपर करके नितिन को देखते हुए कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, जैसे इस वक्त वो एक गूंगा इंसान बन गया हो। क्या है, कुछ बोलोगे भी क्या? उदय का कुछ पता चला? नितिन ने चेयर पर बैठे ही पूछा। तभी शुभम ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी नितिन ने पेन जो कि हॉर्न में था उसे टेबल पर फेंकते हुए कहा, मुझे पता है वो किसी लड़की के साथ छुपा होगा। बताओ साला कहाँ है? आज मैं उसे वहीं पर मिलने जाऊंगा। नितिन की बात सुन के शुभम ने फिर से कुछ कहा चाहा, लेकिन उसके शब्द जैसे जम गए हो, इसीलिए वो आसपास कुछ ढूंढने लगा। तभी सोफे के पास उसे टीवी का रिमोट दिखा, जिसे लेके शुभम ने जल्दी से टीवी ऑन कर दिया। इधर सना और विधि जैसे ही लंच के लिए कैफेटेरिया में आई, वहां का भीड़ देख के उनके भी कदम रुक गए। सभी इस वक्त टीवी में आज की ताजा न्यूज देख रहे थे और आपस में गॉसिप भी कर रहे थे, जिसे देख सना और विधि ने एक दूसरे को देखा और उसी तरफ चली गई। कैफेटेरिया में इतना भीड़ देखकर विधि और सना दोनों हैरान थे, क्योंकि ये पहली बार था। पहले इतने सारे लोग यहाँ आते ही नहीं थे, बस कुछ लोग ही आते थे। विधि ने सामने देखते हुए कहा, ये लोग टीवी में ऐसा क्या देख रहे हैं जो इतना भीड़ मचा के रखा है? सना ने अपना कंधा ऊपर करते हुए कहा, पता नहीं यार, चल के देखते हैं। इतना कह के दोनों आगे बढ़ गई। उधर शुभम ने जैसे ही टीवी ऑन किया, नितिन शॉक में चेयर से खड़ा हो गया और आंखें फाड़े सामने देखने लगा। उसकी वही हालत थी जो शुभम की है। शुभम तो अभी भी सदमे में था। वही टीवी में 3 न्यू काल्पनिक चल रही थी, जिसमें एक न्यूज रिपोर्ट ने कहा, आज की ताज़ा खबर, आज सुबह ही समंदर के पास पुल के नीचे कुछ लोगों ने एक लाश को देखा। हमारे पुलिस कर्मियों ने छानबीन किया तो सच में वहां पर उन्हें एक लाश मिली है, जिसे रिसर्च करने के बाद बताया जा रहा है कि ये कोई और नहीं, टॉप बिजनेसमैन मिस्टर शंकर के बेटे उदय शंकर की लाश है। सबसे डरा देने वाली बात यह है कि उदय की बॉडी को बड़ी बेरहमी से कटा गया है। उसके बॉडी के एक एक टुकड़े किए गए हैं, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट के कस से कस 15 टुकड़े किए गए हैं। इससे आप सब समझ सकते हैं बॉडी के कितने टुकड़े हुए हैं। आज हमारे देश में इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे सेफ नहीं है तो और कोई कैसे हो सकता है? ये न्यूज लोगों के दिलों में एक दहशत पैदा कर दिया है। अब तो कुछ लोग अपने बेटों को घर से बाहर तक जाने नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये किसी साइको किलर का काम है। टीवी में चल रही क्यू को देखकर विधि के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। आज उसे फिर से एक झटका लगा। भले ही उदय ने उसके साथ गलत किया था, वो चाहती थी उसे सजा मिले, लेकिन इस तरह से नहीं। वो किसी का बेटा, किसी का सब कुछ होगा। विधि यही सब सोचते हुए लगभग उसे चक्कर जैसा आने लगा। वो पीछे गिरने को हुई कि सना ने उसे थाम लिया और चेयर पर बिठाते हुए कहा, क्या हुआ, तू ठीक है ना? विधि की आंखें नम थी। उसने टीवी के तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं चाहा था कि वो। बीच में सना ने उसके मुंह पर हॉन्थ रख के कहा, तू उसके लिए आंसू बहा रही है? पागल हो गई है या दिमाग बेच दिया है? सना की बात सुन के विधि न समझी से उसे देखने लगी, जैसे कहाँ कहती हो वो इंसान था, किसी का बेटा था। उसकी नजरों को समझ के सना ने आगे कहा, तू उस इंसान के लिए दुखी हो रही है जिसने कल तेरे बारे में एक पल के लिए नहीं सोचा, ये तक नहीं कि तू किसी की बेटी, दोस्त, यहाँ तक कि बीबी है। जब उसने नहीं सोचा तो तू क्यों सोच रही है? देख विधि, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। मैं मानती हूँ तेरा दिल औरों की तरह नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है खुद के साथ गलत करने वालों के लिए तू दुखी होगी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैंने तो ये न्यूज देखकर खुश हूँ। जिसने भी किया अच्छा किया, कम से कम उसके किए की सजा तो मिली। नहीं तो अगर भगवान न करे तेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो तुझे बचाने और तेरे लिए लड़ने कोई नहीं आता, बल्कि सब ये कहते अमीर लड़के के पैसों के लिए तूने ये सब किया। इसलिए दुखी होना छोड़, बस समझ के भगवान ने उसे उसके किए की सजा दी है, जो कोई और नहीं कर सकता था। सना इतना सब बोल गई, लेकिन विधि का दिमाग फिर से उस रात की याद दिला रही थी जब उसे बचाने के लिए कोई आया था। उसने उदय को मारा, उसके बाद चल के विधि के पास आ गया। उसके कहे गए कुछ शब्द बस विधि को याद है, उसके आगे उसे नहीं पता वहां क्या हुआ था। उसे तो ये तक नहीं पता ये आदमी कौन है, कहाँ से है। विधि ने मन में कहा,
क्या ये सब आपने किया है? मुझे नहीं पता आप कौन हो, मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, क्यों मुझे नहीं बता, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बार आपसे मिलूं, लेकिन अब डर लग रहा है कहीं मैंने गलत इंसान से तो नहीं जुड़ गई, कहीं ये सब आपने मेरे लिए तो नहीं किया, जो भी हो लेकिन है तो गलत, किसी को मारने का हक सिर्फ भगवान को है और किसी को नहीं, ये गलत है। विधि के दिल ये चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उदय के साथ जो हुआ वो सही है, वैसे विधि भी गलती नहीं है जिसके लिए एक चिट्ठी मारना पाप है, जो लड़की अपनों की खुशी के लिए खुद को लुटा दिया वो कैसे खुद की वजह से किसी को मौत दे सकती है। विधि का दिल जितना घबरा रहा था उससे ज्यादा सना खुश थी। उसने टीवी में देखते हुए कहा, मैं एक बार जरूर उस इंसान ने मिला चाहूंगी जिसने तुम्हारे साथ ये किया, अच्छा किया, मेरी विधि को जो परेशान करेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि नितिन और वो ज्योति भी ऐसे ही, मेरे साले कमीने। देखो कैसे हंस रहा है, इसका चेहरा देखकर पाप लग रहा है मुझे, छी छी। सना ने उदय की फोटो जो कि न्यूज में दिखाई दे रही थी उसे देखते हुए अपना मुंह बना लिया। एपिसोड 22। जहां विधि दुखी और सना खुश थी, उन्हीं की तरफ हर जगह लोग थे, कुछ लोग खुश थे जिनके साथ गलत हुआ था और कुछ दुखी जो कि उसके अपने परिवार वाले और नितिन थे। ये न्यूज पूरे शहर में अफरा तफरी मचा दिया। आखिर उदय एक अमीर परिवार से था जिसके पीछे बॉडीगार्ड की लाइनें होती है, फिर भी कोई बेरहमी से उसे मार दिया, ये किसी के लिए हजम नहीं हो रही थी। इधर न्यूज देखकर नितिन जैसे सदमे में चला गया हो, उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, जाके पता करो ये सब किसने किया है। नितिन ने टेबल से पानी ग्लास उठाते हुए कहा। वही शुभम ने अपने पसीने को साफ करते हुए कहा, मैंने पहले ही इस बारे में बता किया पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस होटल के सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला। मिस्टर उदय कब अंदर गए, कब बाहर आए, किसके साथ कौन था, कुछ भी नहीं मिला सर, यहाँ तक कि ऐसा दिखाया गया कि वो पार्टी में गए ही नहीं थे। उसकी बात सुन नितिन जो कि पानी पीने वाला था उसने हैरानी से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, उसने पार्टी में रहते ही मुझसे बात किया था, फिर कैसे। शुभम, पता नहीं सर, पर कुछ भी नहीं है ये साबित करने के लिए कि वो पार्टी में थे। अब तक शाम हो चुकी थी लेकिन विधि अभी भी सब कुछ भूल नहीं पाई, उसके दिमाग में अभी भी वही न्यूज चल रही थी। ये कोई नहीं जानता कि उदय को किसने मारा, वही विधि को भी नहीं पता, बस उसे शक है कि कल रात वो जिनसे मिली है कहीं वही तो नहीं, इसीलिए विधि अब और उत्सुक हो गई उस इंसान को ढूंढने के लिए। उधर मिस्टर शंकर के घर में मातम पसरा था। नितिन और राजेंद्र भद्रा भी इस वक्त उनके ही घर पर मौजूद थे। नितिन ने शुभम से कह के एक बार फिर से सब कुछ छानबीन करवाया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, वो और परेशान हो गया। आखिर उस रात उसने ही भेजा था उदय को, लेकिन ये बात मिस्टर शंकर नहीं जानते, उन्हें ये भी नहीं पता उनका बेटा पार्टी में गया था या नहीं, और जब उन्होंने पता किया तो नितिन और उसकी फैमिली को छोड़ के ऐसा कोई नहीं था जो कह सके कि उन्होंने उदय को पार्टी में देखा है। ये बात मानने के लिए सभी ने माना कर दिया, जिस वजह से नितिन और परेशान हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। अचानक से उदय की मौत, फिर लोगों का ये कहना कि किसी ने उसे पार्टी के देखा नहीं है। इधर विधि ने अपना सारा काम खत्म किया और बैग लेकर ऑफिस के गेट पर जाके खड़ी हो गई, वो जल्द से जल्द घर जाना चाहिए थी। तभी सना ने विधि के पास आके कहा, मैंने तुझे कहा था ना, आज डिनर करने के लिए किसी अच्छी जगह चलते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम दोनों को एक साथ रहते हुए, चल ना चलते हैं, मजा आएगा। विधि ने सामने देखते हुए जवाब दिया, नहीं सना, मेरा मन नहीं है, मुझे घर जाना है, मेरे सर में काफी दर्द है। उसकी बात सुन के सना ने कहा, इसका मतलब तू अभी भी उसके बारे में सोच रही है ना विधि, तू क्यों, मेरी बात तू समझती नहीं है। खैर मैं अब न तुझे कुछ भी समझना नहीं चाहती हूँ और न बताना, तेरा मूड वैसे भी खाने से ठीक हो जाएगा, चल अच्छा अच्छा खाएंगे। अब तूने अगर मना किया ना तो मैं तुझे उठा ले जाऊंगी, समझी। विधि ने एक दो बार और मना किया लेकिन सना ने जिद कर लिया, लेकिन विधि ने कुछ कहा नहीं और इसलिए सना जबरन उसे लेके होटल के लिए निकल गई। वहां पर दोनों ने खुद के लिए वीआईपी रूम बुक किया और डिनर वहीं पर एक साथ किया। ये सारा पैसा सना ने दिया था। खाने के बाद सना ने थोड़ी ड्रिंक भी कर लिया था लेकिन विधि ने नहीं किया। एक रात करने से उसके साथ क्या से क्या हो गया, दूसरी बार कैसे कर सकती है। कुछ देर साथ में बात करने के बाद विधि और सना घर के लिए निकल गई। इस वक्त दोनों 4 फ्लोर पर थी और लिफ्ट के आने का वेट करने लगी। तभी सना ने विधि ने कहा, विधि सुन, तू नीचे जा, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। विधि जो कि फोन देख रही थी उसने सना के तरफ देखते हुए कहा,
क्या हुआ, अचानक से वॉशरूम अभी आने से पहले तो तू गई थी। सना ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, हाँ मुझे लगता है मेरा पीरियड आ गया है, इसलिए जा रही हूँ, तू नीचे जा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। उसकी बात सुन विधि ने परेशान होते हुए कहा, तू ठीक है ना, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, उसके बाद घर साथ में चलते हैं। सना कहती है, नहीं नहीं, तू पार्किंग में मेरा वेट कर, मैं आती हूँ, और कहीं मत जाना, बस वही रहना, मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है। अपनी बात कह के सना भागते हुए वहां से फिर से रूम के तरफ चली जाती है। विधि कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाए और उसका हॉर्न हवा में मुंह खुला रह गया। सना के जाते ही विधि ने गहरी सांस लेके लिफ्ट के तरफ देखा जो अब तक खुल चुका था। विधि लिफ्ट के जाके बटन प्रेस कर दिया। वो अभी भी अपने फोन में ही थी, इसीलिए बिना ध्यान दिए विधि ने नीचे जाने के बजाय ऊपर 9 फ्लोर का बटन दबा दिया। थोड़ी देर में लिफ्ट का गेट खुला और विधि अपने ही धुन में आगे बढ़ गई, पर जैसे ही वो थोड़ी दूर गई उसे एहसास हुआ कि ये तो वह पार्किंग की जगह किसी और फ्लोर पर आ गई। सना सही कहती है, किसी दिन ऐसे सोचते सोचते मैं पागल हो जाऊंगी। अब पता नहीं कहाँ आ गई, वैसे यहाँ पर इतनी शांति क्यों है, कोई रहता नहीं है क्या। विधि अपने आसपास देखने लगी लेकिन वहां पर न कोई सर्वेंट और न ही कोई और था, पूरा फ्लोर खाली था। ये सब देखकर विधि को डर लगने लगा, कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं। यही सोच के विधि फिर से लिफ्ट में जाने का सोचा ही था कि उसने देखा लिफ्ट बंद हो चुका है। उसने कई बार बटन दबाया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। विधि डरते हुए अपने आगे पीछे देखने लगी। इतना सन्नाटा था कि विधि अपनी तेज चल रही धड़कनों को अच्छे से सुन सकती थी, वही नहीं कोई और भी अच्छे से सुन सकता था। अब मैं क्या करूं, कैसे नीचे जाऊं, विधि दीवार से लग के खड़ी होके कहने लगी। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई यहाँ है। उसे ऐसा लगते ही विधि सामने रूम के तरफ बढ़ गई। वही कमरे में 2 आदमी बैठे शराब पी रहे थे और पूरे कमरे में अंधेरा था। उसी दोनों में से एक ने कहा, वो इसी होटल में आए हैं डिनर के लिए, अपनी दोस्त के साथ क्या मिलना नहीं चाहेगा। दूसरे ने कहा, हम। तभी पहले ने छिड़ के कहा, क्या हम मिलेगा या नहीं ये बोलना चाहिए ना, और जब उसे मारा ही था तो कहीं दूर फेंकने को चाहिए था यार, खाम खा होने वाली। भाभी डर गई, बड़ी सेंसिटिव है। वैसे तो अपने दुश्मन के लिए कौन परेशान होता है, मुझे लगा था कि वो खुश होंगी लेकिन वो तो रोने लगी। खैर अच्छी बात है, अब तो वो और कोशिश करेगी तुमसे मिलने के लिए। ये कोई और नहीं राज था। वही सामने ब्लैक सूट में किंग बैठा था, उसके हाथ में वाइन का ग्लास था जिसे वो घुमा घुमा के एक एक सिप ले रहा था। राज की बात सुन के किंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके फेस पर अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देख राज ने कहा, प्लीज ऐसे स्माइल मत किया कर, मुझे डर लगता है। वैसे अब क्या सोच रहा है। उसकी बात पर किंग ने अपनी कर्कश आंखों से राज को देखा तो राज का गला ही सूखने लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। भले ही वो कुछ भी बोल रहा था लेकिन वो नशे में होने की वजह से भूल गया किसके सामने बैठा है। वही किंग ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा, वो यही आ रही है। एपिसोड 23। राज ने जैसे ही किंग की बात सुनी वो समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैं समझा नहीं, वो आ रही है मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसकी नजर किंग के ऊपर थी जो गेट के तरफ ही देख रहा था। राज कभी किंग को देखता फिर गेट को, तभी उसे महसूस होता है बाहर कोई है। राज को समझने में देर नहीं लगती, वो खुश होके कहता है, पहला चांस खत्म हो गया। राज की बात पर किंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वही गेट के बाहर विधि खड़ी होके गेट को घूर रही थी। उसे ऐसा लग रहा कि कोई उसे ही घूर रहा है और ये सच भी था। किंग की नजर गेट के पार जैसे विधि को ही घूर रहा हो। क्या अंदर कोई होगा या फिर मैं बस सोच रही हूँ, मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्या करूँ, विधि ने मन में कहा। फिर कुछ सोचते हुए उसने जैसे ही गेट नॉक करने के लिए अपना हॉर्न बढ़ाया कि अचानक से गेट खुल गया। वो बस खड़ी होके देखती रही। उसने कमरे के अंदर झांका तो पूरा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन वहां पर बैठे लोगों की मौजूदगी से विधि को एहसास हो रहा था। उसे कमरे से जानी पहचानी महक आने लगी, वही महक जो 2 रातों में उसने महसूस किया था। अचानक से विधि के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। इधर राज की नजर विधि कर थी। फिर उसने स्माइल के साथ किंग से धीमे आवाज में कहा, ये तो सच में यहाँ आ गई है, चल तू मिल ले, मैं चलता हूँ। इतना कह के वो सोफे से उठ के उसी कमरे के अटैच दूसरे कमरे में चला गया। विधि जो कि बाहर खड़ी थी उसे थोड़ा डर भी लग रहा था लेकिन हिम्मत करके उसने कहा, कोई है क्या अंदर।
उसके कहते ही किसी की आवाज नहीं आई, लेकिन किंग के हॉर्न जिसमें वाइन की ग्लास थी वो हवा में रुक गई। विधि की आवाज किंग के दिल को छूती हुई गई। विधि ने अपने एक कदम अंदर की तरफ करते हुए कहा, क्या आप यहाँ हैं? प्लीज मुझे बात करनी है आपसे। विधि को एहसास हुआ था कि वो जिसे वो ढूंढ रही है वो यही है और उसके सामने उसका दिल यही कह रहा था। अंदर से जब कोई आवाज नहीं आया तो विधि ने अपने मन में कहा, मैं क्या कर रही हूँ, वो यहाँ क्यों होंगे और क्या पता मेरा एहसास गलत हो, मैं गलत सोच रही हूँ, मुझे चलना चाहिए। इतना कह के वो वहां से पीछे जाने के लिए मुड़ जाती है, तभी उसके कानों में किसी के जूते की आवाज आई तो उसके कदर वही रुक गए। भले ही कमरे में अंधेरा था लेकिन गेट खुलने की वजह से बाहर से हल्की रोशनी अंदर प्रवेश कर चुकी थी। इस कदम की आवाज सुन के विधि की धड़कनें तेज हो गई, उसकी सांसें भारी होने लगी। आज फिर से उसे वही फीलिंग और घबराहट होने लगी जो उस रात हुआ था। विधि को समझने में देर नहीं लगी, आज किस्मत ने उसे उसी आदमी के पास लाके खड़ा कर दिया है जिसे ढूंढने के लिए वो सुबह सोच रही थी। विधि ने अपने दिल को थाम के धीरे से पीछे की तरफ पलट के देखने लगी, जहां पर कोई खड़ा तो था लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा। हल्की रोशनी भले ही थी लेकिन विधि उसके चेहरे पर लगे मास्क को देख सकती थी। उस मास्क के पीछे हल्की लाल आंखें जो डरावनी तो थी लेकिन उसे देख विधि को एक सुकून सा मिल रहा था। होंठ पतले थे लेकिन काफी अट्रैक्टिव। विधि उन दो ही फीचर में खुद को खोने लगी थी। वही किंग जो विधि को इतने पास से देख रहा था, उसके चेहरे पर ना दिखने वाली स्माइल थी। आज पहली बार विधि खुद उसके पास चल के आई है। उन 5 मौके में से आज विधि ने एक मौका गवा दिया जिसके लिए किंग की जीत हुई है। वो यही तो चाहता है, विधि उसे फील करे, विधि की दुनिया उसे शुरू हो और उससे ही खत्म। विधि पूरी तरफ सिर्फ उसी हो जाए, इसका एक कदम विधि ने आगे बढ़ा दिया है। वही विधि ने अपने ही ख्यालों में घूम अपने कदम किंग के तरफ बढ़ा दिया। वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी जैसे सामने खड़ा इंसान उसे खींच रहा हो। इस वक्त दोनों के बस एक कदम का फैसला था। विधि ने जैसे ही उसे पार करने को हुई कि उसके कानों में सना की आवाज गई, विधि, विधि तुम कहाँ हो? विधि ने जैसे ही सना की आवाज सुनी वो जल्दी से अपने होश में आई। उसने किंग को देखा जो पहले से उसे ही देख रहा था। विधि कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन उसके लब कहने के लिए खुल नहीं रहे थे। क्या करूं, इनका नाम पूछ लूं या नहीं? विधि के मन में सोचने लगी, तभी फिर से सना की आवाज आई, विधि क्या तुम यहाँ हो? अगर हो तो बताओ मुझे। इधर दूसरे कमरे से राज अपना सिर निकाल के सब कुछ देख रहा था अंधेरे में। जैसे ही उसने सना की आवाज सुनी तो झल्लाते हुए कहा, इसे अभी आना था, दोनों को थोड़ा आगे भी बढ़ने नहीं दिया। अपनी मुंडी अंदर करके उसने गेट बंद कर लिया। वही विधि अभी भी अपने ही उलझन में थी, तभी उसे किंग अपने कदम पीछे लेते हुए दिखा तो विधि ने जल्दी से आगे बढ़ के कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? विधि पूछना तो बहुत एक चाहती थी लेकिन इस वक्त उसके मुंह से यही निकला। विधि की बात सुन किंग के कदम वही रुक गए और उसके फेस पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो वही सोच रहा था जो अभी विधि ने कहा। किंग ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो विधि ने आगे कहा, मुझे पता है उस रात आपने मुझे बचाया था और पहली रात भी। प्लीज क्या मैं बस आपका नाम जानना चाहती हूँ? विधि ने बात को बदलते हुए कहा। वही किंग ने अपने कदम मोड़ के विधि के तरफ कर लिए। विधि ने किंग को खुद के पास जैसे ही आते देखा उसकी सांसें थम सी गई, धड़कने अपनी रफ्तार से ज्यादा चलने लगी। वो बस एक तक देख रही थी। किंग विधि के बेहद करीब खड़ा हो गया और झुक के उसके कानों में अपनी कर्कश आवाज में कहा, ब्लैंक किंग। ये नाम सुनते विधि की आंखें सिकुड़ गई। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसे सना की आवाज आई, विधि क्या तू अंदर है? जल्दी बाहर आ। विधि जिसने अपनी आंखें बंद कर रहा था उसने खोला तो सामने कोई नहीं था। वही सना उसके पीछे गेट के बाहर ही थी। जब उसने विधि को निकलते नहीं देखा तो सना खुद गेट के अंदर गई। उसे विधि वही खड़ी मिली जो अंदर अंधेरे में किसी को ढूंढ रही हो। सना ने कोई ध्यान नहीं दिया, विधि का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना नीचे जाने के लिए और तू यहाँ आ गई। कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, पता है मैं कितना डर गई थी। चल अब घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। विधि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सना के साथ चली गई लेकिन उसकी नजर अभी भी पीछे की तरफ थी। एपिसोड 24। अगली सुबह। लग जा गले की, फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अलार्म की आवाज से विधि की नींद खुली। अंगड़ाई लेते हुए विधि बेड पर उठ के बैठ गई। आज उसके फेस पर स्माइल थी, शायद कल की वजह से उसका चेहरा खिले गुलाब की तरह खिला था। विधि ने अपने हॉर्न देखे, उसके बाद उठ के वो बालकनी के तरफ चली गई।
कुछ देर सूरज को देखने के बाद विधि वॉशरूम में जाके फ्रेश हुई, फिर ऑफिस के लिए रेडी होके नीचे नाश्ता करने के लिए आई। कल के बाद से वो भूल गई थी उसके साथ क्या हुआ था और उसे भद्रा मेंशन भी जाना था। लीला आंटी मेरा नाश्ता दे दीजिए, विधि ने टेबल पर बैठते हुए कहा। लीला जो इस घर में कई सालों से काम करती है विधि की शादी से पहले, और वो विधि की अपनी बेटी की तरह मानती भी है। अभी लेके आई, विधि की आवाज सुन के लीला जी ने कहा। कुछ देर में विधि के लिए नाश्ता के आए और उसके बगल में बैठते हुए, आज हमारी बिटिया बहुत खुश लग रही है, क्या बात है। विधि जो पराठा खाने वाली ही थी कि लीला जी की बात सुन के उसके फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन खुद को नॉर्मल दिखाते हुए उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस कल बहुत अच्छी नींद आई थी इसलिए आपको लग रहा है। विधि ने साफ झूठ बोला है, जब से उसे किंग का नाम पता चला है तभी से वो खुश है, भले ही इसका नाम थोड़ा अजीब लगा लेकिन फिर भी उसके लिए इतना जानना ही बहुत है। किंग तक पहुंचने का ऐसा विधि को लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है किंग तक जाना। हर स्टोरी में हमने पढ़ा है कि हमेशा हीरो हीरोइन को उठा के लाता है या फिर उसे कैद करता है, लेकिन इसमें विधि को अपने राजकुमार तक खुद चल के जाना है। विधि की बात सुन लीला जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसे ही हंसती रहा कर, अच्छी लगती हो। प्यार से बोल के वो किचन में चली गई। वही विधि तो हमेशा उन्हें अपनी माँ की तरह मानती थी, लेकिन आज उनका इस तरह से प्यारा जताना और अच्छा लग रहा था। विधि ने जल्दी से नाश्ता किया और ऑफिस निकल गई। आज वो बहुत ज्यादा खुशी थी, इसीलिए उछलते कूदते छोटे बच्चों की तरह ऑफिस पहुंचकर उसने सबको गुड मॉर्निंग विश करके अपने डेस्क पर जाके बैठ गई। आज विधि सबको अजीब लग रही थी, वैसे जल्दी वो किसी को मॉर्निंग विश तो करती नहीं है, पर आज पहली बार किया है। विधि गुनगुनाते हुए अपनी फाइल चेक करने लगी, तभी पीछे से किसी ने आके कहा, मिस विधि आपको बॉस बुला रहे हैं अभय। विधि ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसकी सारी स्माइल गायब हो गई। किसी से मेरी खुशी देखी नहीं जाती, जरूर ज्यादा काम होगा वही मुझे देने के लिए बुला रहे। यही सोच विधि खुलझुलाते हुए वहां से उठी और मिस्टर श्रीवास्तव के कैबिन के तरफ चली गई। विधि तू भूल कैसे गई थी, तेरी खुशियों के दुश्मन घर पर नहीं यहाँ ऑफिस में भी है। चल उस टकले को बात सुनने के लिए, आज पता नहीं क्या नया होगा तेरे साथ। बड़बड़ाते हुए विधि जाके कैबिन के बाहर रुकी, एक नजर देख उसने गहरी सांस लिया और फिर नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर। मिस्टर श्रीवास्तव, येस कम मिस विधि। उनके कहते ही विधि गेट खोल के अंदर चली गई और टेबल के सामने खड़ी होके कहा, सर आपने बुलाया, कुछ जरूरी काम है। मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा, हम आज की फाइल तुम्हें ही रेडी करने हैं, कुछ देर में मीटिंग है और ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। कोई बड़ी कंपनी है जो मेरे साथ डील करना चाहती है, इसलिए कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता था और तुम इस काम में अच्छी हो बाकियों से, इसलिए लो और उसे अच्छे से रीड करके ठीक करो जो भी हो। मिस्टर श्रीवास्तव ने फाइल आगे करते हुए कहा। वही सुन के तो विधि का मुंह बन गया, आज उसका कुछ और प्लान था लेकिन यहाँ तो उसे मीटिंग की फाइल मिल गई और मीटिंग तो घंटों चलने वाले हैं, यही सब सोचने लग गई विधि। तभी मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं रूबी को दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी, 1 घंटे में ये फाइल रेडी रहेगी। विधि ने जल्दी से कहा, आज फिर से मौका मिल रहा है कुछ करने का, इसलिए रूबी को बीच में नहीं आने दे सकती। वैसे तो अभी तक उसका मन तो था नहीं काम करने का, लेकिन रूबी के नाम से उसने हाँ कह दिया। विधि ने जल्दी से फाइल लिया और बाहर निकलने के लिए जा ही रही थी कि फिर से मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा, मिस विधि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे से करोगी, अगली बार की तरह मेरी मीटिंग खराब नहीं होगी। विधि ने स्माइल के साथ कहा, आप फिक्र पर करिए सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। ओके, मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा। इतना कह के वो बाहर चली गई। क्या बवाल है, सोचा था कि नाम पता चल गया है, आज मिलने के लिए कॉफी पर बुलाऊंगी, यहाँ तो एक एक लोग आके मेरे सिर पर बैठे हैं, क्या करूं, कैसे जाऊंगी। विधि फाइल को डेस्क पर फेंकते हुए कहा और चेयर पर जाके बैठ गई। तभी पीछे से किसी ने चेयर ही हिलाते हुए कहा, कहाँ जाना है मेरी जानेमन, किसको कॉफी के लिए पूछने वाली है। पीछे से आ रही आवाज सुन के विधि सकपका गई, लेकिन फिर कुछ को नॉर्मल कर उसकी तरह देखे कहा, तू कब आई, कल तो तेरे पेट में दर्द था, ऑफिस तो नहीं आने वाली थी ना, तो आई क्यों।
पीछे कोई और नहीं सना थी। कल पीरियड की वजह से सना की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से घर जाते वक्त ही उसने कह दिया था वो ऑफिस नहीं जाएगी और विधि को उसके घर छोड़ के अपने अपार्टमेंट में चली गई। वैसे सना अमीर फैमिली से है, लेकिन अपनी फैमिली से ना मिलती है और ना बात करती है। उसकी बात सुन सना ने विधि को सामने करते हुए कहा, वैसे तुझे क्या हुआ? सुबह तो बड़ी चहकती हुई आई थी, मैं बाहर से इतना आवाज दे रही हूँ, मजाल है कि तू मेरी एक बात भी सुनती, अपने ही धुन में बढ़ती जा रही थी। और अब क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका के खड़ी है? विधि ने अपना चेहरा गिराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही। पहले ये बता तेरा पेट कैसा है? सना ने जवाब दिया, ठीक है, पहले से कम दर्द है। खैर ये सब छोड़, मुझे सच जानना है, तू क्या छिपा रही है? कल से देख रही हूँ कार में बैठे बैठे हंस रही थी, और अभी भी इस स्माइल का क्या राज है, मुझे जानना है। एपिसोड 25। चल बता बात क्या है? कल जब से आई है तभी से देख रही रहूं, कहीं कोई खोई सी है? सना ने पूछे तो विधि ने अपनी नजरें चुराने लगी। उसने अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रही है, वो बस कल मैं जब दूसरे फ्लोर पर चली गई थी ना तो। बीच में सना ने कहा, अच्छा हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई थी, आखिर तू वहां करने क्या गई थी? मैंने तुम्हें नीचे जाने के लिए कहा था और तुम है कि वहां पहुंच गई, और कमरे में कोई था क्या? क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ था, बाकी कोई दिखा नहीं। विधि ने एक नजर सना को देखा, जो उसके चेयर पर हौंठ बांध के बैठी थी और उसे ही घूर रही थी, जिसे देख विधि ने मन में कहा, क्या करूं, इसे बता दूं? लेकिन अभी सही नहीं है, ये फौरन पता करने लगेगी कौन है, कहाँ से है, क्या है, और कुछ ऐसा वैसा मिला तो भड़क जाएगी, बाद में बताती हूँ इसे। सना कहती है, कहाँ खो गई? मैंने कुछ पूछा है? विधि कहती है, जो तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं, मैं बस भूल से चली गई थी, मुझे लगा कि वहाँ कोई है, पर वहाँ कोई नहीं था। और तू जाना, मुझे काम करना है, वैसे भी मीटिंग 1 घंटे में स्टार्ट हो जाएगी, तो पहले मुझे काम करने दे। विधि खींच के सना को चेयर से उठा के कहती है। वही सना उठना नहीं चाहती थी, लेकिन विधि के जबरन से उसे उठना पड़ा और वो वहां से चली गई। उसके जाते ही विधि ने गहरी सांस लिया और कहा, पहले काम, उसके बाद सोचती हूँ इस सना को बताने के बारे में। इतना कह विधि अपना काम करने लगी। धीरे धीरे 1 घंटे से 2-3 घंटे हो गए और विधि मिस्टर श्रीवास्तव के साथ मीटिंग के लिए निकल गई। ये मीटिंग ऑफिस में ना होके मिस्टर श्रीवास्तव के फार्म हाउस में होने वाला था। विधि जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव के कहने कर उसे भी जाना पड़ा, आखिर वो उसके बॉस है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके साथ आज रूबी भी गई है, जो बात विधि को समझ में नहीं आई और उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया। फॉर्म हाउस में सभी एक साथ बैठे थे, मिस्टर श्रीवास्तव, इनके असिस्टेंट, रूबी और विधि। जहां सब एक साथ बैठे थे, वही क्लाइंट, जो कि 45 साल के आदमी, उनके सामने बैठे थे। मिस्टर श्रीवास्तव ने रिस्पेक्ट देते हुए कहा, तो मिस्टर देशमुख शुरू करे आज की मीटिंग। उसके कहते हुए सामने बैठा इंसान मिस्टर देशमुख ने हाँ कहा, तो मिस्टर श्रीवास्तव ने विधि की तरफ देखते हुए कहा, मिस विधि, पहले आप इस प्रेजेंटेशन को दिखाइए जिसे आपने बनाया है। उसके कहते ही विधि उठी और कुछ पॉइंट बताने लगी, लेकिन आज उसे अजीब से घबराहट हो रही थी, क्योंकि देशमुख की नज़र विधि के ऊपर था, जो विधि अच्छे से फील कर सकती थी। कुछ देर विधि ने बता, फिर मिस्टर श्रीवास्तव के असिस्टेंट ने कुछ बताया। ऐसे ही कुछ देर मीटिंग चल के खत्म हुआ और साथ में सभी ने डिनर किया। अब तक रात काफी ज्यादा हो गई थी, विधि को तो सुबह से टाइम तक नहीं मिला था सांस लेने का, इसीलिए इस मीटिंग के खत्म होने से उसे ज्यादा खुशी हो रही थी। विधि ने मिस्टर श्रीवास्तव से जाने के लिए कह के फार्म हाउस से निकल गई। वैसे तो उसे अकेले ही आज जाना पड़ रहा था, क्योंकि मिस्टर श्रीवास्तव और रूबी दोनों ने पी रखी है और दोनों वहीं रुक गए थे, इसलिए विधि वहां से जाना सही समझा। अब उसे जल्द से जल्द घर जाना था, वैसे भी वो कुछ ज्यादा ही थक चुकी थी। विधि गेट के बाहर खड़ी होके किसी ऑटो का वेट करने लगी, तभी उसके सामने एक काली गाड़ी आगे रुकी। विधि बस घूर के उसे देख रही थी, क्योंकि अंदर बैठा इंसान दिखाई तो दे नहीं रहा था। विधि न आगे बढ़ी और न ही कुछ कहा, बस वैसे ही खड़ी रही। तभी कार के पीछे का शीशा नीचे हुआ और किसी ने कहा, मिस, रात बहुत हो गई, डोंट माइंड, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। विधि ने देखा तो वो कोई और नहीं मिस्टर देशमुख थे। विधि को वो पहले ही अच्छे नहीं लगे, ऊपर से उनकी नजरें विधि के शरीर में सिहरन पैदा कर दे रही थी। विधि ने हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, नो सर, थैंक यू, बट मैं चली जाऊंगी, आप परेशान न हो।
मिस्टर देशमुख ने कार से बाहर आके कहा, इसमें परेशानी की कौन सी बात है, आप मिस्टर श्रीवास्तव के लिए काम करती है, अब जब उनके साथ मेरी डील फाइनल हो गई है तो आप भी मेरी कुछ लगने लगी है, इस नाते तो मैं आपकी हेल्प कर हो सकता हूँ, चलिए कार में बैठिए, मैं घर छोड़ दूंगा सही सलामत, वैसे भी रात इतनी काली है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है और आप तो अकेली है। लास्ट शब्द पर काफी जोर देके कहा। इस आदमी की बातों में जो इंटेंस था वो विधि अच्छे से समझ सकती थी, उसे देख विधि के चेहरे पर कड़वी स्माइल आ गई, उसने मन में कहा, हद है यार, ये भी कमीना ही है। विधि तेरी क्या जिंदगी है, पति ने पूछा। नहीं, जिसे ढूंढ रही है उसका पता नहीं कहा है, और जिन्हें कोई भाव न दो वो सर पर चढ़ने आ जाते हैं। विधि ने गहरी सांस लेके कहा, देखिए मिस्टर, आपने मेरे बारे में सोचा उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ, इसलिए प्लीज आप जाइए यहाँ से, आपको देर हो जाएगी। विधि की बात सुन के मिस्टर देशमुख ने अपनी मुट्ठी बंद करके कहा, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था, मुझे लगता है आपको हेल्प करने वाले पसंद नहीं है। विधि कहती है, हाँ मुझे जरूर से ज्यादा हेल्प करने वाले पसंद नहीं है, तो अब आपको पता चल गया होगा, आप जा सकते हैं। विधि को गुस्सा आने लगा था, इतना कह के बिना कुछ सोचे समझे विधि पैदल ही आके बढ़ जाती है। उसे जाते हुए देख मिस्टर देशमुख के चेहरे पर स्माइल आ गई, तभी उनके बगल में उनका असिस्टेंट ने आके कहा, सर इस लड़की के अंदर कुछ ज्यादा ही अकड़ है। मिस्टर देशमुख कहते हैं, इसी अकड़ को तो मुझे तोड़ने में मजा आता है, पर कोई बात नहीं, आज निकल गई तो क्या हुआ, कल मेरे पास ही आना है। एक मिस्टीरियस स्माइल लिए मिस्टर देशमुख और उनका असिस्टेंट कार में बैठे और आगे की तरफ बढ़ गए, कार सीधा जाके विधि के आगे से निकला। विधि ने जैसे ही जाते देखा जैसे उसकी सांसें लौट आई हो, वो बता नहीं सकती अंदर से उसे कितना डर और घबराहट हो रही थी। उसने भगवान का शुक्रगुजार करते हुए कहा, थैंक यू भगवान जी, बस ऐसे लोगों से मुझे बचाते रहना और तो मैं संभाल लूंगी, क्योंकि यहाँ लड़कियों का एलके रहने का मतलब है हर रोज एक जंग जितना, क्योंकि अकेली लड़कियों को देख हर कोई हौंत मरना चाहता है। कहते हुए विधि आगे जंगल की तरफ बढ़ गई, इससे अनजान की वो जा कहा रही है। एपिसोड 26। दुनिया इतनी जालिम है कि अकेली लड़की को रहने नहीं देते, जिसे देखो हर कोई मुंह मारने चले आते हैं। विधि खुद से बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, उसे एहसास तक नहीं हो रहा था वो कहाँ और किस दिशा में जा रही है, बस वो आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर चलते चलते अचानक से विधि रुक जाती है, जब उसे अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। ये आवाज काफी डरावने थे, जिसे सुन के विधि के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी जगह पर रुक जाती है और आसपास देखने लगती है, जिसे देखकर वो और डर से कांपने लगती है, क्योंकि आज पास इतना अंधेरा था और बड़े बड़े पेड़ की परछाई इस कदर सड़क को घेरे हुए थी कि विधि का एक कदम आगे जाना मुश्किल था। उसने पीछे मुड़ के देखा था, उसे अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अब तो पीछे के रास्ते तक दिखाई नहीं दे रहे थे कि वो है भी नहीं। विधि बुरी तरह डर के वहीं बैठ गई। ये मैं कहाँ आ गई, अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं यहाँ से, विधि खुद से कहती है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया है, वो जल्दी से अपने बैग में से फोन निकाल के कहा, मैं सना को कॉल करती हूँ, वो यहाँ आ जाएगी मुझे लेने। कहते हुए विधि सना को कॉल करने लगती है। वो इस वक्त बुरी तरह डर से कांप रही थी, क्योंकि जंगल के कुछ जंगली जानवरों की आवाज उसके कानों के जा रहे थे, वो बहुत डरावने थे। विधि सना का नंबर डायल करके कॉल करने लगी, लेकिन रिंग जाने से पहले कॉल कट हो जाता। ऐसे ही विधि बार बार करने लगी, कम से कम 10 बार उसने ट्राई किया, लेकिन एक बार भी रिंग नहीं गई। उसने फीस से फोन को हिलाते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो मेरे काम आ जाती, अब तुमने भी मुझे धोखा देने का सोच रखा है। कहते हुए उसकी नजर जैसे ही फोन स्क्रीन पर जाती है तो विधि अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। अब मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कब से कॉल कर रही हूँ, एक बार ये नहीं देखा नेटवर्क है भी या नहीं, इसमें तो एक पॉइंट भी नेटवर्क नहीं है, अब क्या करूँ, किसे बुलाऊं, एक वही है मेरे पास जो मेरे लिए यहाँ आ सकती थी, और तो कोई नहीं है। रोने जैसी शकल बना के विधि वहां से खड़ी हो सकती है और फोन को बैग में डाल लेती है। एक बार फिर से अपने आसपास देखते हुए विधि गहरी सांस लेके कहती है, अब जो करना है मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। खुद को हिम्मत देके विधि अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगती है, तभी अचानक से उसके दिल की धड़कनें घबराहट में तेज हो जाते हैं और बुरी तरह वो डरने लगती है। उसे ऐसा फील होता है कि उसके साथ पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन विधि के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ के देख ले।
उसकी रफ्तार और बढ़ जाती है, वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। वही फिर से उसे लगा इस तरह वो बढ़ रही है उसी तरफ उसके पीछे भी चलने वाले आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दूर जाके विधि रुक जाती ही और अचानक से पीछे मुड़ जाते हैं, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। ये बात सबको पता होती है। अगर डर लग रहा हो या ऐसा फीलिंग आती हो तो पीछे कोई है, कभी भी पीछे पलट के देखना नहीं चाहिए। कोष्टक। विधि ने जैसे ही पीछे पलट के देखा उसकी आंखें बड़ी और दिल की धड़कनें डर से इतनी तेज हो गई कि वो अपने दिल पर हाथ रख के वही जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। विधि बेहोश होके जमीन पर जैसे ही गिरती है वैसे ही उसके सामने खड़ी कुछ परछाई चलते हुए विधि के करीब आके खड़ी हो जाती है। ब्लू होटल रूम। बेबी, अब तुम्हारे परेशान होने से सब ठीक तो हो नहीं जाएगा। हो सकता है उदय की दुश्मनी किसी और से हो और उस दिन फायदा उठा के उसने उसे मार दिया। देखो कल से तुमने अपनी क्या हालत कर लिया है, ना ठीक से खा रहे हो ना सो रहे हो। ज्योति ने नितिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वहीं नितिन अपने चेहरे को हाथों से ढक के सोफे पर बैठा था। उसके बगल में ज्योति बैठी थी। ज्योति की बात सुन के नितिन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे सब लोग अचानक से ये बात कैसे कह सकते हैं कि उदय पार्टी में नहीं था। ये सब इतना आसान नहीं है, जरूर इसके पीछे किसी का बड़ा हाथ है। और तुम मुझे ये बताओ, उसके साथ विधि नशे में थी और कौन इतना मेहरबान होगा जो किसी नशे में डूबी लड़की को हॉस्पिटल लेके जाएगा। ज्योति ने भी सहमति जताते हुए कहती है, तुम्हारी बात सही है, क्यों ना कल इस बारे में विधि से जान लेते हैं, उसे तो पता होगा कि किसने उसे हॉस्पिटल में छोड़ा है। नितिन ने गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें लगता है वो मुझे बताएगी? उस रात से वो थोड़ी अजीब हो गई है, वो अब पहले जैसी नहीं है जो हर बात सुन ले। पता नहीं पर उसमें कुछ तो बदलाव आया है। पहले मैं उस पर हुक्म चल लेता था लेकिन अब नहीं। ज्योति कहती है, हो सकता है उस रात तुम उसके पास नहीं गए इसलिए नाराज हो। वैसे तुम उससे नहीं पूछ सकते लेकिन मैं तो जान सकती हूँ ना, वो आज भी मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करती है। अगर मैं उसे पूरे दिन खड़ी रहने को कह दूँ तो वो रहने के लिए तैयार है। आखिर मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। ज्योति की बात सुन के नितिन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो अपना हाथ बढ़ा के ज्योति के कमर से पकड़ के अपने पास खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। अब तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज्योति ने नितिन के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, इसीलिए तो मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे हर स्ट्रेस को भुलाने के लिए। बस तुम मुझे एक मौका तो देके देखो, मैं क्या से क्या कर सकती हूँ। एपिसोड 27। अब आगे। दोनों इस वक्त एक दूसरे को इंटेंस भरी नजरों से देख रहे थे। तभी दोनों फोन की रिंग से अपने होश में आए। नितिन ने टेबल से अपना फोन उठा के सीधे कान से लगा और कहा, मैं अभी आता हूँ। इतना कह के वो वहां से बालकनी के तरफ चल गया। ज्योति ने नितिन को एक नजर देख के वॉशरूम में चली गई। हाँ बोलो, नितिन ने कहा। दूसरी तरफ से, सर वो अभी तक मैम घर नहीं आई है, रात के 12 बज गए हैं पर उनका कॉल भी तक नहीं आया है। अगर आप एक बार पता कर लेते तो मैं क्या करूं? क्या मैं अब पूरे शहर में उसे ढूंढते हुए फिरूं जो मुझे बता रहे हो? मैंने कितनी बार कहा, चाहे वो बीमार हो या कहीं मर गई हो, मेरे पास कॉल मत किया करो। लेकिन तुम लोग हो कि तुम्हें बात समझ के नहीं आती है। ये आखिरी बार है, दोबारा कभी कॉल किया ना तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? नितिन ने गुस्से से कह फोन कट कर देता है। असल में दूसरी तरफ का कॉल नितिन के विला से आया था। ये वॉचमैन ने किया था। वैसे तो विधि 8 से पहले आ जाती थी, अगर कभी लेट होता था तो वो खुद ही वीणा में कॉल करके लीला को बोल दिया करती। लेकिन आज विधि ना घर आई है और ना कॉल आया है और ये कॉल लीला ने ही करवाया था। लेकिन नितिन का हर बार का यही है, ना वो कभी कॉल करके विधि के बारे जानने की कोशिश करता और ना कभी उसके बारे में सुनता। जब भी विधि बीमार होती और अगर लीला फोन कर नितिन को बताती, वो इसी तरह कॉल कट कर देता। लेकिन विधि ये कहती थी कि काम ज्यादा होगा। वैसे पहले की बात दूसरी थी, अब विधि तो उसके हर रंग से वाकिफ है। नितिन ने गुस्से फोन बेड पर फेंक के मिरर के सामने खड़ा होके अपना शर्ट निकलने लगा। ये लड़की चैन से कहीं भी मुझे रहने नहीं देगी, पता नहीं किस दिन इससे मेरी जान छूटे। आगे के शब्द नितिन के उसके गले में ही रह जाते हैं, जो अपनी गहरी नजरों से मिरर में देख रही लड़की को देख रहा था। वो ज्योति थी जो सवार लेके बॉडी पर टॉवल लपेट के आई थी। बेबी तुम मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, ज्योति ने बड़ी अदा से कहा। उसकी बातें सुन के नितिन और मदहोश हो गया। वो पीछे की तरफ मुड़ के उसे देखते हुए अपने कदम ज्योति के तरफ कर दिए।
वही ज्योति उसे देख अपने बालों में होंठ फेरने लगी। क्या आज मुझे हार्ट अटैक दिलाने का इरादा है तुम्हारा? नितिन ने ज्योति के करीब जाके धीमे आवाज में कहा, जिसे सुन ज्योति ने नितिन के शर्ट के जो आधे बटन खुले थे उन्हें पूरा खोलते हुए कहा, हार्ट अटैक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आज जान जरूर ले लूंगी तुम्हारी। तो फिर ले लो न, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, जो करना चाहो कर लो, नितिन ने जुनून भरी नजरों से कहा। सोच लो सुबह ये मत करना कि मैं कुछ ज्यादा वाइल्ड हो गई थी। ज्योति ने नितिन के शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसे पकड़ के अपने करीब खींच के कहा, तुम वाइल्ड होती हो तो और मजा आता है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है, सब कुछ तो तुम ही करती हो, नितिन ने कहा। फिर ठीक है, कल मुझे दोष मत देना, ज्योति ने नितिन के चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ते हुए कहा। नितिन ने बस अपनी एक आईब्रो उठा दिया। तो ज्योति जिस तरीके से नितिन के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रही थी वो और बेचैन हो गया था, उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा। नितिन ने अपने होंठ ज्योति के चेहरे से उसके गले तक फिर सीने तक लेके जाने लगा, वही उसके हाथों को अपनी आंखें बंद करके ज्योति महसूस कर रही थी, उसकी सांसें गहरी और भरी होती जा रही थी। दोनों की सांसें आपस में मिलने लगी। दूसरे पल नितिन ने ज्योति को घुमा के दीवार से लगा दिया और उसके गले को चूमने लगा, वही ज्योति का होंठ नितिन के बालों और पीठ पर थी, दोनों एक दूसरे में खोए जा रहे थे। कुछ पल करने के बाद नितिन ज्योति से दूर होके खड़ा होगा तो वो सवालिया नजरों से देखने लगी, जिसे देख नितिन समझ गया और उसने कहा, मैं सावर लेके आता हूँ। ज्योति ने मदहोश भरी आवाज में कहा, उसकी क्या जरूरत है, बस तुम मेरे पास रहो। नितिन आगे कुछ बोलने को हुआ कि ज्योति ने उसके शर्ट को पकड़ के खींच और दीवार से लगा के खुद उसके ऊपर आ गई और अपने मुलायम होंठ उसके होंठों पर रख के किस करने लगी। उसके ऐसा करते ही नितिन एक पल हैरान हुआ, फिर दूसरे पल उसने ज्योति को और पास खींच लिया और उसके टॉवल को निकाल के जमीन पर फेंक दिया। इस वक्त बिना कपड़ों के ज्योति उसके सामने थी। नितिन ने किस करते हुए ज्योति को गोद में उठा लिए और सीधे उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बॉडी के हर एक जगह पर किस करने लगा, वही ज्योति पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी और नितिन पागलों की तरह चूमने लगा था। कुछ देर करने के बाद फिर रुक के नितिन ने अपने कपड़ निकाल के फेंक दिए, दोनों एक दूर को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। नितिन ने ज्योति को इस तरह से देखकर पूरी तरह मदहोश हो चुका था। बिना देर किए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, कभी ज्योति किस करने लगती तो फिर नितिन, इसी तरह दोनों एक दूर पर हावी होते जा रहे थे। पूरे कमरे में ज्योति की सिसकियों की आवाज गूंजने लगी और थोड़ी ही देर में दोनों सातवें आसमान में पहुंच गए, सबसे अनजान होके। वैसे जो हक विधि का हुआ करता था वो ज्योति को मिल रहा है। कभी कभी फैमिली की पसंद जरूरी नहीं अच्छी ही हो, जैसे विधि के साथ हुआ। अगली सुबह एक अंधेरे से भरा कमरा जिसमें न एक कतरा रोशनी थी न कोई लाइट, उसी कमरे के बेड पर विधि लेटी हुई थी। उसका चेहरा अभी भी डर से पीला पड़ा था, वो बेसुध सी पड़ी थी। उस कमरे में चिड़ियों की आवाज तक नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद निधि ने कस मसाते हुए उठ के बैठ गई और अपने आंखों को खोलने के लिए मसलने लगी। जब पूरी तरह से उसके आंख खुल गए तो वो आंखों खोल के देखती है, अपने आसपास उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इतना अंधेरा था कि विधि अंदर तक डर से कांप गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ है इस वक्त। डर की वजह से उसके मुंह से एक चीख निकल गई जो बहुत तेज थी, और वो तुरंत बेड से नीचे खड़ी हो गई। वही उसकी चीख बाहर तक गई जहां उस घर के बाहर काम कर रहे लोगों ने सुना। सभी के होंठ रुक गए और सभी मुड़ के घर के तरफ देखने लगे। घर के अंदर जितने लोग थे उनका भी यही रिएक्शन था। इधर विधि बहुत ज्यादा घबरा गई और डरते इधर उधर चलने लगी। उसने चिल्लाते हुए पूछा, क्या कोई है? प्लीज लाइट ऑन करो, प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कोई है? एपिसोड 28। और जोर जोर से रोने लगी और उस कमरे के गेट को ढूंढने लगी, पर उसे कुछ दिखाई न देने की वजह से मिल नहीं रहा था, जिससे विधि थोड़ा और दूर जाती है। लेकिन तभी एक टेबल से टकरा के वो वही जमीन पर गिर जाती है और उसके घुटने से खून बहने लगता है। विधि अपना पैर पकड़ के वही जमीन पर बैठ के रोने लगती है। उसे बहुत ज्यादा डर और घबराहट हो रही थी। उसे नहीं पता वो किस जगह आई है, इसे तो कुछ याद तक नहीं है। यही सब सोच के विधि का दिल बैठा जा रहा था। तभी उसके कानों में किसी के जूते की आवाज पड़ी तो वो और डर से कांपने लगी। खुद को खींचते हुए जाके बेड से टेक लगा के बैठ गई और अपने घुटनों को आपस में जोड़ के बैठ गई। तभी सामने से किसी ने गेट खोल के अंदर आया। भले ही वो दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन विधि महसूस कर सकती थी कि आदमी उसके करीब आ रहा है, जिसके एहसास से विधि और डर से
कांपने लगी। उसे बस इतना याद था कि वो जंगल के बेहोश होके गिर गई थी। उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं है। विधि इन्हीं सब ख्यालों में थी कि सामने खड़ा आदमी उसके करीब आके घुटनों के बल बैठ गया और विधि के सिर पर अपने होंठ फेरने लगा, जिसके एहसास से विधि सिहर सी गई, लेकिन ये छूना उसे निगेटिव फील नहीं करवा रहा था। तभी विधि कांपते हुए आवाज में कहा, कौन है आप? विधि के सवाल के सामने बैठे इंसान ने कुछ नहीं कहा। वही विधि को लगा जैसे वो जानती ही, लेकिन वही आदमी उसके और करीब आ गया। उसके ऐसा करते ही विधि खुद को और जकड़ के बैठ गई। तभी उसके नाक में एक जानी पहचानी खुशबू गई जो वो कभी नहीं भूल सकती है। कहीं ना कहीं इस खुशबू ने उसे एक मजल दिया ही। विधि को कुछ याद आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरे पर डर की जगह घबराहट और शर्म ने ले लिया। विधि की घबराहट और बढ़ गई ये जानकर कि सामने उसके पास बैठा इंसान कौन है। विधि का डर तो खत्म हो गया, लेकिन घबराहट अभी था, लेकिन डरा का नहीं बल्कि खुशी का था। विधि क्या बोले उसे कुछ समझने नहीं आ रहा। बस खुद के बालों में चल रहे हाथों को वो महसूस कर विधि अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे महसूस होता है कि वो हवा की तरह आसमान में झूल रही है। तो विधि जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ देख पाना मुश्किल था। बस इतना पता था कि वो किंग के गोद में है। ब्लैक किंग ने विधि को उठा के बेड पर बैठाया तो विधि मजबूती से उसके गले की पड़ते हुए कहा, मुझे इतने अंधेरे में डर लग रहा है, प्लीज लाइट ऑन कर दीजिए। उसके कहने पर किंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, वो वैसे ही खड़ा रहा। विधि को लगा शायद उसने कुछ गलत कह दिया है क्या। जब कोई जवाब न मिला तो विधि अपना सर झुका के बैठ गई। तभी अचानक से विधि की अपने आसपास की चीजें दिखने लगी। उसने सर उठा के देखा तो उसके पास में खड़ा किंग जो मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उसके होंठों और आंखें विधि को अपनी तरह खींचने के लिए काफी था। आखिर किंग ने उसकी बात मान के लाइट जो ऑन कर दिया था वही बाहर खड़ा राज ये देख हैरान था। उसने मन में कहा, आज मिस विधि ने इस कमरे में रोशनी लाई है, मुझे यकीन है कल तक पूरे घर में होगी। वो अपने दोस्त के लिए खुश था कि उसने किसी अच्छी लड़की को ढूंढा है। अपने लिए भले ही शादीशुदा है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता दोनों को। किंग विला में पता नहीं कितने सालों से यूं कहे कि पहली बार लाइट ऑन हुआ है। कहीं किसी कमरे में उजाला दिखा नहीं तो रात को सब एक अंधे की तरह बिताते हैं। वही नहीं बल्कि घर के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स सभी की नजर विला के तरफ मुड़ गई थी। घर में काम कर रहे लोग हैरान होके देख रहे थे। ये सीन सभी के लिए हैरान कर देने वाला है। कहाँ न किसी को यकीन हो रहा था और न कोई अपनी नजरें फेर सकता है। सभी बस उसी कमरे की तरफ देखने रहे थे जहाँ विधि थी। दूसरी तरफ बिल्डिंग के 20 मंजिल के एक कैबिन में एक आधी उम्र का आदमी चेयर पर बैठा था। उसके हाथों में पेन और वो लगातार पेपर पर चल रहे थे। तभी उस कैबिन का गेट खोल एक आदमी अंदर आया और दूसरे आदमी के तरफ फाइल करते हुए कहा, सर मिस विधि मिस्टर भद्रा की वाइफ है। इतना कह के वो चुप हो गया। वही सामने बैठे इंसान ने फाइल खोली जिसमें विधि की एक फोटो थी। उसे निकाल के देखने लगा। उसके आंखों और चेहरे पर सिर्फ गंदगी ही थी, जिसे आंखों में उतर के वो विधि के फोटो को देखने लगा। उस आदमी ने बिना देखे कहा, ओ तो ये है राजेंद्र भद्रा की बहू है जिस पर वो उतना नाज करता है। इसी का घमंड है ना उसे मेरे बेटे बहू पर। ये आदमी कोई और नहीं देशमुख थे जिन्होंने विधि की डिटेल निकलने के लिए कहा था। वही उसके पूछने पर उस लड़के ने कहा, जी सर, मिस विधि नितिन भद्रा के साथ उनके विले में रहती है। ये भद्रा मेंशन बहुत कम जाती हैं। मेरे कुछ लोगों ने बताया है कि आजकल नितिन और विधि के कुछ ठीक नहीं है। नितिन ज्यादातर होटल रूम में रहता है, रात में घर नहीं जाता है और मिस विधि श्रीवास्तव की कंपनी में जॉन करती है। मिस्टर देशमुख ने कहा, पता करो आखिर दोनों के रिश्ता क्या है, मुझे पूरी डिटेल चाहिए, तभी तो इस गेम में मजा आने वाला है। आखिर इतने सालों बाद मुझे इस राजेंद्र से बदला लेने का मौका मिला है। आज उसकी घर की इज्जत जाएगी तो उसका शकल देखने में मजा आएगा। उसने मुझे क्या कहा था कि मैं उसके बाल तक नहीं छू सकता, अब मैं दिखाऊंगा कि बाल क्या, मैंने तो उसकी इज्जत ही लूट लिया। हा हा हा। कहते हुए देशमुख जोर जोर से हंसने लगे। वही सामने खड़ा असिस्टेंट जो कि कुछ और ही विचार करने में लगा था, उसने मन में कहा, क्या करूं, उदय के बारे में बता दूं सर को उसके साथ क्या हुआ है? नहीं, पहले पता करता हूं किसने किया और विधि को आखिर बचाया किसने, उसके बाद सबूत के साथ दिखाता हूं, नहीं तो मुझे ही कहीं ये हाथ से निकल के फेंक न दे। मिस्टर देशमुख ने असिस्टेंट उमेश को देखा जो घबराए खड़ा था, तो उन्होंने पूछ लिया, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? अगर की और बात है तो बता सकते हो।
उसके कहते ही उमेश ने अपना सर जोर जोर से हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ मीटिंग की फाइल रेडी करने के लिए। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। वही देशमुख बस विधि की फोटो देखे जा रहे थे। उनकी नजर इस वक्त काफी गंदी और डरावनी लगने लगी थी। एपिसोड 29। दूसरी तरफ विधि अभी भी किंग में खोई थी। तभी उसके कानों में किंग की कड़क आवाज गई, नाश्ता कर लो। उसके कहते ही मास्क पहने कुछ लोग अंदर ट्रे बेड पर रख के चले गए। विधि सभी को हैरानी के भाव से देख रही थी। उसे समझ के नहीं आ रहा था आखिर यहाँ के सभी ने मास्क क्यों पहना है। वो लोग घर में है, कौन सा बाहर है कि उनका चेहरा कोई देख लेगा, या पता मेरी वजह से पहने हो। विधि के मन में यही सारे ख्याल चलने लगे, जिसका अंदाजा किंग को उसका चेहरा देखकर हो गया था। इसीलिए उसने धीरे पर अपनी कठोर आवाज में कहा, यहाँ के सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। उसके कहते ही विधि किंग की तरह हैरानी के भाव से देखने लगी। उसका मन था कि वो पूछे ऐसा क्यों, लेकिन विधि का ये सब पूछना सही नहीं लगा। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इसीलिए विधि कुछ न बोल के नाश्ता करने के लिए ठीक से बैठ गई। तभी किंग ने अपने हाथों में ट्रे पकड़ के उसमें से पराठे के एक टुकड़े को तोड़ के विधि की तरफ बढ़ा दिए। ये देख विधि की आंखें लगभग बाहर न आने वाली है। उसे यकीन नहीं हो रहा कोई अपने हाथों से उसे खिलाने वाला आए। विधि यही देख खुश हो जाती है और जल्दी से आगे बढ़ के अपने मुंह में निवाला ले लिया। उसकी नजर किंग के ऊपर बनी थी, जिसके चेहरे पर ना खुशी के भाव थे न हैरानी के। वो हंस चुपचाप खिलाने लगा और विधि खाने लगी। कुछ देर बाद खाने के बाद विधि बालकनी में खड़ी और उसके बगल में किंग। विधि की नजर किंग के मास्क वाले चेयर पर और किंग की नजर समझे जंगल पर। वो खूबसूरत सा जंगल जहाँ सिर्फ हरियाली ही है। विधि के मन में हजार भावनाएं आए हैं। क्या करूं, पूछी या रहने दूं, क्या पता गुस्सा ही जाए और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दे। नहीं नहीं, मुझे अभी यहाँ रहा न है। कितनी शांति है, विधि ने मन में कहा। तो खुद के अंदर हिम्मत लाके किंग के तरफ देखते हुए कहा, मैं एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, किंग ने कहा। विधि ने कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद विधि ने कहा, वैसे अपने ये मास्क क्यों लगा के रहते हैं, घर में तो इसे निकाल सकते हैं ना? विधि के सवाल पर किंग अपनी लाल नजरें विधि के तरफ किया तो वो बुरी तरह झेप गई और अपना सर सामने कर लिया और धीरे से कहा, सॉरी, बस मेरे मन में था तो मैंने पूछ लिया। लेकिन किंग की नजर विधि के ऊपर थी। तभी विधि के कानों में किंग की बात गई, तुम्हें घर जाना चाहिए। किंग की बात सुन के विधि कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप से खड़ी रही, बल्कि किंग अपनी बात कह के वहां से जाने लगा तो विधि ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। किंग ने विधि को देखा, जो अपनी मासूम से शकल लेके किंग को देख रही थी। विधि ने थूक को गटकते हुए कहा, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ प्लीज, सिर्फ कुछ दिन, उसके बाद चली जाऊंगी। अपनी बात कह के विधि सिर नीचे कर लेती है। वो देख नहीं पाई उसके बातों से किंग कितना खुश था। भले ही उसके चेहरे से बयां नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो भी तो यही चाहता ही विधि उसके साथ रहे, कहीं न जाए, किसी के पास न जाए, बस पूरी जिंदगी उसके साथ रहे। विधि ने जिस हौंठ से किंग को पकड़ा था, वही हौंठ पकड़ के किंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे विधि सीधा किंग के सीने से जा लगी। किंग की हाइट काफी ज्यादा है विधि के मुकाबले, जो उसके पूरे सीने तक नहीं आती है। एक पल के लिए विधि थोड़ी हैरान हुई, पर दूसरे पर उसने अपना हौंठ आगे बढ़ा के किंग के कमर में लपेटना चला, लेकिन उसके छोटे पतले हौंठ कहाँ किंग के चौड़े बॉडी को पकड़ पाते। विधि के फेस पर स्माइल आ गया, एक सुकून सा मिला, जैसे वो दुनिया के एक ऐसे इंसान के बाहों में है जहां वो बिल्कुल सेफ और खुश है। उसे नहीं पता उसका ये एहसास अच्छा है या गलत, बस उसे तो सुकून चाहिए था जो आज किसी और के बाहों में मिल रहा था। वही हाल किंग था। वो अपनी आंखें बंद कर विधि को खुद में महसूस करने लगा। दोनों भले ही एक अनजान रात में मिले, लेकिन उस दिन से एक अलग ही मिजील मिल गई। दोनों को नहीं पता उन्हें ये प्यार है या नहीं, बस एक दूसरे के बाहों में रहने के लिए दिल बगावत कर रहा था। क्या ये लड़की पागल हो गई है? जब भी उसे कोई काम दिया जाता है, जरूर वो काम इसके दिमाग से बाहर हो जाता है। विधि, तू कहाँ है और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा? क्या करूं मैं, कैसे बुलाऊं उसे? सना, जो कि काफी ज्यादा परेशान थी, वो इस वक्त ऑफिस में थी। वहीं मिस्टर श्रीवास्तव ने पूरी कंपनी सर पर उठा लिया था, क्योंकि विधि का कुछ पता नहीं था, ना फोन लग रहा है और ना वो ऑफिस आई है।
वही जो कल डील हुई थी उसकी फाइल विधि के पास था और उन्होंने उसे कहा था कि दूसरे दिन ऑफिस जल्दी आने के लिए आज ही मिस्टर देशमुख साइन करते और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाता, लेकिन विधि का कुछ पता नहीं था। वो ना फोन उठा रही ना उसका कोई पता है। सना ने घर पर कॉल करके पूछा तो विधि कल से घर तक नहीं आई है, जिसे सुन सना और परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। एपिसोड 30। इधर कैबिन में कुछ और ही तमाशा पसरा हुआ था। सर, मैंने पहले ही कहा था उस लड़की पर यकीन मत करिए, वो दिखती है भोली भाली लेकिन है नहीं। उसने जानबूझकर पेपर लेके भाग गई। उसे पता है उस पेपर से करोड़ों रुपए कमाए जा सके हैं और ये लड़की इसी का फायदा उठा के भाग गई है। आप हमारी बात मानिए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए, जल्द ही उसका पता भी चल जाएगा। ये बात बेहद गुस्से में रूबी ने कहा। जो मिस्टर श्रीवास्तव के कैबिन में थी वही और भी दो लोग थे, जिन्हें देखकर मिस्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके पता करो वो लड़की कहाँ है। उसका मिलना जरूरी नहीं है, बस मुझे मेरा पेपर चाहिए, जाओ पता करो। उसके कहते ही दोनों कैबिन से बाहर चले गए। वही रूबी ने मिस्टर श्रीवास्तव को गुस्से में देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और मन में कहा, ये मौका मैं हॉन्ट से जाने नहीं दूंगी। इस बार तो तुम्हें इस ऑफिस से न निकाला तो मेरा नाम रूबी नहीं। कुछ दिन शांत क्या थी तुम, कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी थी। हर एक प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हें मिलता था, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी। पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा और अपना दोनों का हक ले लूंगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी विधि। सर प्लीज ऐसे परेशान मत होइए, ये सब ठीक हो जाएगा, रूबी ने मिस्टर श्रीवास्तव के करीब जाके कहा। वही मिस्टर श्रीवास्तव जो अपना सर पकड़ के बैठे था, उसने रूबी के बातों पर कुछ नहीं कहा तो रूबी ने कंधे पर हाथ रख के हिलाते हुए कहा, सर आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, वो विधि पहले से काम चोर है, कोई काम नहीं करती है। ऐसे लड़की को तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट या फिर निकाल देना चाहिए। उसकी बात सुन के मिस्टर श्रीवास्तव ने अपना सर ऊपर करके देखा और कहा, तुम सही कह रही हो, हर बार वो लड़की कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती है। मैंने सोचा था कि नौकरी की जरूरत है तो दे देता हूँ, काम भी जल्दी और ठीक करती थी, पर अब उसकी लापरवाही बढ़ चुकी है। इसे तो काम की परवाही नहीं है। यहाँ मेरा गला सूख रहा है कि अगर मिस्टर देशमुख आ गए तो मैं क्या कहूँगा कि पेपर मेरे पास नहीं है। मैंने इतना इम्पोर्टेंट फाइल एक एम्प्लॉय को दे रखा है जिसका कुछ पता नहीं, वो क्या सोचेंगे, नहीं कैसा बॉस हूँ मैं, तो अपना मुंह दिखने लायक ही नहीं रहूंगा। अगर कल मैं नशे में नहीं होता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता ही नहीं उसे। सर आपके परेशान होने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा, वैसे भी आपकी तबीयत हो खराब हो सकती है, और वैसे भी मिस्टर देशमुख की टेंशन आप मत लो, मैं संभाल लूंगी उन्हें, रूबी ने कहा। क्या सच में तुम कर लोगी? तुम्हें पता है वो आदमी थोड़ा गुस्से और अलग तरह का है, तुम समझ रही हो ना, मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा। तो रूबी ने अपना सर हिला दिया। तो फिर मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा, ठीक है तुम उन्हें देखो, मैं इस लड़की को दिखता हूँ जो मेरे नाक में जो दम कर रखा है, आज छोड़ूंगा नहीं इस बार मैं। ये बात सुन के तो रूबी अंदर तक खुश हो गई। वो स्टार्टिंग से ही विधि से जलती है, इसीलिए खुद मिस्टर श्रीवास्तव के कुछ ज्यादा ही करीब हो गई सिर्फ विधि को निकलने के लिए, क्योंकि कि अक्सर मिस्टर श्रीवास्तव मीटिंग की फाइल और अदर चीजें विधि को संभालने के लिए दिया करते थे, जो कि रूबी को पसंद नहीं था। इधर सना काफी ज्यादा परेशान हो गई, इसलिए नहीं कि उसके बॉस क्या कहेंगे, इसलिए कि विधि घर भी नहीं गई तो आखिर वो है कहाँ, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गई या फिर नितिन ने कुछ किया है। यही सब सोच सना बुरी तरह परेशान हो गई। नितिन का ख्याल आते ही सना, जो कि अपना चेहरा हाथों में छिपाए बैठी थी, उसने अपना हाथ हटा के फोन के तरफ देखने लगी। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसमें नितिन का हाथ है उसे गायब करने में, वरना विधि कहा जाती वो तो कभी शहर से बाहर तक नहीं गई है और ना किसी और को जानती भी नहीं और न अकेले कहीं जाती है। सना ने फोन उठा के नितिन का नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग के जाने के बाद नितिन ने कॉल उठा के जैसे ही कहा हेलो, सना ने गुस्से से कहा, विधि कहा है, तुमने उसके साथ क्या किया है? अगर उसे कुछ हुआ न तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम अच्छे से जानते हो मुझे, तो सीधे से बताओ विधि कहा है। दूसरी तरफ नितिन, जो कि कैबिन में बैठा था, उसने सना की बात सुन के उसने अजीब तरह से फोन को घूरा, फिर उसके बाद कहा, मुझे क्या पता वो कहा है, क्या मैं उसे लेके बैठा हूँ जो मुझे पता होगा? अगर मुझे कुछ करना ही होता तो कब का कर चुका होता, वैसे भी मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है और ये इल्जाम किसी और पर लगाना मेरे ऊपर नहीं, समझी? और कहा है जाके खुद पता कर लो ना मेरे पास कॉल क्यों किया है, और हाँ तुम मेरा क्या कर सकती हो क्या नहीं, मुझे ना जानना है और इंटरेस्ट नहीं। इधर से सना ने गुस्से से कहा,
तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे सच जानना है। अगली बार तुमने क्या किया था मैं अच्छे से जानती हूँ। वो तो सुका है, किसी ने उसे बचा लिया, नहीं तो तुमने जो गेम खेला था ना उसके लिए तो मैं तुम्हें जिंदा दफनाने वाली थी। पर सुका करो विधि का जो उसने कुछ नहीं कहा। और हाँ, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे बाप को सच बता दिया तो तुम उस घर से क्या कंपनी से भी बाहर हो जाओगे और तुम्हारी जगह विधि उस कंपनी में जा सकती है। तो अपनी अकड़ कम रखो, समझे तुम। अपनी बात कह के बिना नितिन की बात सुन सना ने फोन कट कर दिया। इधर नितिन ने गुस्से से टेबल पर फोन फेंकते हुए कहा, ये खुद को समझती क्या है, मुझे धमकी देने चली है। उससे पहले तो कई इसकी अकड़ तोड़ूंगा जो दूसरी के मामले में छलांग मारती है। और वो डफर कहा है कहा नहीं, मुझे क्या पता, दिमाग खराब कर दिया मेरा सुबह सुबह। शुभम, गुस्से से नितिन ने चिल्लाया तो शुभम भागते हुए कैबिन में आके कहा, जी सर। पता करो वो कहा है घर क्यों नहीं आई, डैड को इस बारे में पता तो नहीं चला कि घर नहीं आई है। नितिन ने कहा, ओके सर, अभी पता करता हूँ। शुभम ने कहा कर वहां से जाने लगा। तभी नितिन ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा सुनो, अगर डैड को पता नहीं चला होगा तो उन्हें पता भी नहीं चला चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना। और एक बात और, पता करो को विधि को हॉस्पिटल कौन लेके गया था, शायद उस रात का कुछ पता चले और मैं भी तो देखूं आखिर किसकी इतनी औकात हो गई ही मेरे खिलाफ जाने की। शुभम ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। नितिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की एक बार मेरे होंठ लगे फिर बताता हूँ, कहा थी कहीं जाना है तो घर पर बता के जाओ। अगर डैड को ये बात पता चली कि वो कल से घर नहीं आई है तो डैड मुझे ही धमकी देंगे। उन्हें तो सगे बेटे से ज्यादा किसी और से प्यार है, पता नहीं उस लड़की के लिए डैड इतना पॉजिटिव क्यों रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले संडे को। अगर आप सबको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।